अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत वक्त को महंगाई और लोड शेडिंग जैसे संगीन मसाइल का और चैलेंजेस का सामना है और लगता यह है कि हुकूमत अपने ही किए गए फैसलों के दलदल में मुसलसल धंसती चली जा रही है। और अगर बात की जाए आने वाले बजट की तो उसके अंदर भी कोई खैर की खबर, कोई रिलीफ आवाम को दिया जाना दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एक बार फिर से तंजीमी इंतखाबात के अंदर अगली मुद्दत के लिए PTI के चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए। इस मौके पर तकरीब के अंदर उन्होंने उन तमाम मुतालबात को दोबारा दोहराया, जिसके अंदर सबसे बुनियादी मुतालबा तो यही है कि फौरी इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए अपनी शहबाज स्पीड का इस्तेमाल कर रही है, NRO देने के लिए, केसेस को खत्म करने के लिए, लेकिन अवाम को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब मिसाक मईशत की दावत दे चुके हैं, जिसका जवाब नफ़ी में आया था। उसके बाद फिर ग्रैंड डायलॉग की बात हुई, उसका भी जवाब नफ़ी में आया और मुसलसल फौरी इंतखाबात की शर्त के साथ ही बातचीत को जोड़ा जाता रहा है। तो अब एक और पेशरफ्त नाज़रीन ये हुई है कि राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि खान साहब बैठें टेबल के ऊपर और बताएं कि अक्टूबर में इंतखाबात करने हैं या उसके बाद बात करने से ही मसला हल होगा। तो फिर आखिर ऐसा क्या मामला हुआ है कि हुकूमत खान साहब के मुतालबे को तस्लीम करने पर आमादा होती दिखाई दे रही है? इस लचक का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है और क्या इस बार इस ऑफर को, जो कि खान साहब का अपना मुतालबा है, खान साहब तस्लीम करेंगे, एक टेबल पे बैठेंगे जिनको वो मुसलसल चोर या डाकू कहते हैं? ये वो सारे मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमने जिन मेहमानों को दावत दी है उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। अली गौहर बलोच साहब नुमाइंदगी करेंगे मुस्लिम लीग नून की और सीनियर तजियाकार ज़ैकुम खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी मेहमानों को वेलकम करते हैं। सबसे आगाज़ करते हैं पहले डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, मुसलसल तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती रही कि कोई और बात नहीं होगी, सबसे पहले फौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। तो अब तो ये ऑफर कर दी गई है कि अक्टूबर में इंतखाबात कराने हैं या बाद में बैठें, बात करें, मसले का हल निकालें। खान साहब इस ऑफर को तस्लीम करने जा रहे हैं अब? देखें जी, ये डिसीजन तो खान साहब और कोर कमेटी ही लेगी कि कितनी संजीदा ऑफर है, किस लेवल से हुई है। इस तरह की हवाई खबरें तो हम पहले भी बड़े अरसे से सुन रहे हैं। तो ये इट हैज़ टू बी अ सीरियस ऑफर। और जिस तरह से इस वक्त हुकूमती लोगों ने पहले भी ज़बानी बातें कर दी और अफवाहें फैला रहे हैं कि जी PTI के वो सारे अरकान 123 जिन्होंने इस्तीफा दिया असेंबली से, नून लीग के लोग बड़ी मतलब गलत तरीके से कह रहे हैं कि जी MNAs अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। बिल्कुल गलत। किसी MNA ने कोई तनख्वाह नहीं ली, किसी को कोई तनख्वाह दी नहीं गई। इस किस्म की गलत खबरें फैलाने में नून लीग का तो इनका तुर्रा इम्तियाज यही है। झूठ और झूठ पर मबनी इनकी सारा नैरेटिव, और इनकी है ही नैरेटिव की जंग। मैं अभी भी यही कह रही थी कि जिस मुल्क में, यानी जिस मुल्क में सही और गलत का डिफरेंस ना कंसिडर किया जा रहा हो, जिस मुल्क के मुक्तदर हल्के और सियासी लोग सारा वक्त नैरेटिव्स की बात करें, उस मुल्क में क्या होना है? यानी यहां पर सच और झूठ, सही और गलत की तफरीक नहीं है। दैट इज नॉट द इशू। अकाउंटेबिलिटी इज नॉट द इशू। द इशू इज कि नैरेटिव्स चल रहे हैं। अरे भाई, कौन सी दुनिया में आप रहते हैं? 75वीं एनिवर्सरी है पाकिस्तान की इस साल। ये हमने अपना मुंह काला करना था 75 साल में, जिसमें हमने डिक्टेटरशिप्स भी गुजारी, 5 मार्शल लॉ और हर तरह के, कभी सिविलियन मार्शल लॉ तो कभी मिलिट्री मार्शल लॉ। आप मुझे बताइए, साउथ कोरिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है। PTI पर भी बहुत ज्यादा लगता है और एक इल्जाम और भी लगता है खान साहब के ऊपर कि वो बिल्कुल भी लचक नहीं दिखाते, वो बैठ के बात नहीं करते। वरना नून लीग तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पहले भी आम इंतखाबात के बारे में सोच रही थी। खान साहब ने रजामंदी नहीं दिखाई, बैठने पे बात नहीं की और लॉन्ग मार्च पे बजिद रहे, जिसकी वजह से बिलाखिर उन्होंने ये फैसला किया कि आप ये टेन्योर पूरा करेंगे। देखें जी, मुसलमान है ना हम सब, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। सच में कोई परसेंटेज नहीं होती। सच या सच होता है या झूठ होता है। हम उसमें मेडिकल टर्म्स में कहते हैं यू कांट बी 10% प्रेग्नेंट और 90%, यू आर आइदर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट। तो ये सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। इसमें लचक नहीं आ सकती कि जिस तरह से झूठ किस चीज को कह रही हैं? क्या झूठ बोला जा रहा है? देखें जी, आप मुझे ये बताइए, ये जो सारा, मैं आपको, अगर आप जुनैद साहब, मैंने जो बात पहले की, मैंने आपसे ये जो मुकदमा मैं आपके सामने रख रही हूँ वो ये रख रही हूँ
कि ये जो एक नैरेटिव्स की जंग है इस मुल्क में, जिसके ऊपर बात होती है, यानी कोई भी स्टेटमेंट हो उसके ऊपर एक नैरेटिव इधर से आ जाता है, एक नैरेटिव इधर से आ जाता है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बशमूल हमारे सहाफी बरादरी के, कि ये नैरेटिव सही है या वो। अरे भाई, The difference is between right and wrong. मुझे आगे जाना था, लेकिन आपकी इस बात पे अब मेरी अर्ज भी सुन लीजिए। अब एक तरफ खान साहब कहते हैं कि बैरूनी साजिश के जरिए ये इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई, साइफर आया और उस दबाव के तहत ये सारा खेल खेला गया है। शेख रशीद साहब एक दिन पहले नेशनल टीवी के ऊपर, एक प्राइवेट चैनल के ऊपर बैठ के ये बयान देते हैं कि 4 महीने पहले उन्हें, खान साहब को पता था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, और ये जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं कीमतें कम करके, ये भी इसी वजह से कि आने वाली हुकूमत को उसका खमियाजा भुगतना पड़े। तो अब अवाम किस पे यकीन करें, आपकी बात पे, इमरान खान साहब की बात पे, या शेख रशीद की बात पे? आपके सबसे करीबी इत्तेहादी है, वज़ीर दाखिला रहे वो। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये इस वक्त जो हुकूमत है, ये आज से 8 महीने पहले या 6 महीने पहले कहती थी कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए, डॉलर हम 120 रुपए पे लेके आएंगे, और ये अगर हम 1 रुपया बढ़ाते थे तो नैरेटिव ये चलता था इतनी महंगाई, ताबड़तोड़ महंगाई, और हमारे मीडिया के लोग भी रोज माइक लेके पूरी आवाम में जा रहे थे। अब आज का नैरेटिव देखिए, यानी पेट्रोल आपने 60 रुपए बढ़ा दिया, आपने गैस 45% बढ़ा दी, आपने लोगों को बिजली के यूनिट में 10 रुपए आपने पर यूनिट इंक्रीज कर दिया, और बिजली नापैद है। और आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा आटा ना मिला तो मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। अरे अपने कपड़े क्या, पूरी कौम के कपड़े बेच दिए इन्होंने। और अब वो आप जो नैरेटिव इस वक्त चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले। अरे भाई, किसके लिए मुश्किल फैसले? अगर हम कहते हैं IMF से हमने मुआहदा किया, और ये कह रहे हैं कि जी हमारे मुआहदे की वजह से उनको ये करना पड़ रहा है। अरे हमने मुआहदा किया और हमने उनकी जाके उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा हम ये नहीं करेंगे। शौकत तरीन साहब ने उनको रेजिस्ट किया और हमने कीमतें कम की। IMF सिर्फ ये चाहता है कि टैक्स लिया जाए, और क्योंकि उनको ये कहते हैं कि आपने जो कर्जे लिए हुए उसका सूद आप कैसे देंगे। हमारा डर भी ये है कि अगर हम सूद ना दे सके तो पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाएगा। तो हमने तो उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा बात खत्म करने दें कि हम अवाम पे महंगाई नहीं लाएंगे, हम दूसरे टैक्सेस से ये टैक्सेस भर के आपका सूद देंगे, और हम दे रहे थे। और यही इशू है कि इस वक्त की जो इंपोर्टेड हुकूमत है, ये जो बेगर्स कांट बी चूजर्स एंड पाकिस्तान इज ऑन अ वेंटिलेटर, एंड मरियम नवाज ने कहा कि ये आखिरी सांसें ले रहा है वेंटिलेटर पे। ये इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट करें और फिर पाकिस्तान में आंखें डाल के ना तो आर्गुमेंट कर सके, ना आवाम के लिए रिलीफ ले सके, और वो सारा बोझ जो कि बकौल आपके खान साहब ने एग्रीमेंट्स किए थे, अगर वही बोझ आपने अवाम पर डालना था, फिर क्या जरूरत थी 1.5 साल पहले आके अपने सर पे ये सारा बोझ लेने की? आपको अब सामना करना पड़ेगा अवाम का अगले इंतखाबात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जुनेद, मैंने बड़े ही मतलब तहम्मुल से डॉक्टर साहिबा की बातें सुनी हैं, और मुझे अंदाज़ा भी है कि माशाल्लाह इन्होंने तकरीबन 15 मिनट गुफ्तगू की है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमें भी को 8-10 मिनट आप बात कीजिए, अपना मौक़िफ़ बयान करने दें। जी हलीम भाई, देखें गुजारिश ये है कि कुछ बातें तो डॉक्टर साहिबा बड़ी अजीब कर रही थी नैरेटिव की। भी नैरेटिव आप लोगों की कारकर्दगी तो है कोई नहीं, आप लोग वोट चुरा के आए, आप लोगों की मतलब है कि वो याददाश्त जो है वो उसमें मतलब है कि इजाफा करने के लिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं थे, आप वोट चुरा कर आए थे, आप RTS सिस्टम की पैदावार थे। आपने मुल्क में हमेशा नैरेटिव का ढोंग रचाया है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है। पहले आपने तब्दीली का नारा लगाया, तब्दीली का नैरेटिव दिया, फिर उसके बाद आपने मदीना की रियासत का एक अवाम को मतलब है कि वो वर्गलाने की कोशिश की और झूठा नैरेटिव दिया। अब आप जो है वो अमेरिका की साजिश का एक झूठा बयानिया लेकर आए हैं। ये पाकिस्तान की अवाम जो है वो बिल्कुल बेहतर समझते हैं कि डिलीवर कब और किस हुकूमत ने कब किया है। आप ये अपने दिल को मुतमिन करने के लिए और अपने
चंद फॉलोअर्स को, जत्थों को सिर्फ राजी करने के लिए कि हम कोई पता नहीं पॉपुलर पार्टी बनते जा रहे हैं सिर्फ नैरेटिव के जरिए, वो वोट के जरिए इंशाअल्लाह ताला अब भी आपकी वही धुलाई करेंगे। ये जो ऑफर की गई है राणा साहब की तरफ से, अलीगौर साहब, ये जो ऑफर हुई है अक्टूबर में करवाने हैं इंतखाबात या आगे करवाने हैं, खान साहब बैठ के बात करें, ये कितनी संजीदा ऑफर है और क्या अब आपको एहसास हो गया कि आप लोगों ने गलत फैसला कर लिया और फंस चुके हैं, इस वजह से फौरी इंतखाबात की ऑप्शन भी ज़ेर गौर लाई जा सकती है? जुनेद, मैं तो आपके मतलब है कि बिल्कुल इस मतलब है कि आपकी बात की से मैं 100% इख्तलाफ करता हूं। अगर आप ये कहते हैं कि हमने गलत फैसला किया, ये आप कहते हैं, हम नहीं कहते। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये जो ऑफर है इसके पीछे क्या मंतक है? मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी बात को मुकम्मल होने दे मेरे भाई। जी जी जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत फैसला किया, ये ज़हन में ख्याल आता है। मैं क्या बात कर रहा हूं जी, आप अपनी बात कर लें फिर मैं करूंगा। मेरे क्रॉस क्वेश्चन भी सुन लीजिए ना। मेरी अर्ज ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि आपने फंस गए। ये एक आम पाकिस्तानी के जहन में सवाल तो आता है ना कि आप लोग आज वो ऑफर कर रहे हैं जो खान साहब पिछले 1.5-2 महीने से कर रहे हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जो ये कहा जाता है, एक ये बयान चलता है कि जी नून लीग ने एक गलत फैसला कर लिया कि जनाब उनको तो खान साहब के जो मतलब है कि जो उनके गुनाह थे, जो उनकी गलत कारियां थीं, जिस वजह से मुल्क में जब उनकी करप्शन की वजह से मुल्क में महंगाई हुई तो नून लीग को क्या ज़रूरत थी? नून लीग तो बहुत पॉपुलर जमात थी, वो उसी पॉपुलैरिटी में जो है वो इलेक्शन की तरफ चले जाते। नहीं, हमने 2013 में भी चैलेंज कबूल किए थे। उस वक्त भी 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, उस वक्त भी महंगाई थी, उस वक्त भी मुल्क में दहशत गर्दी ने पंजे गाड़े हुए थे। पाकिस्तान के हर दूसरे बड़े शहर में जो है वो धमाके हुआ करते थे। हमने उस वक्त भी डिलीवर किया, सी पैक जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए, बिजली के कारखाने, बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, पाकिस्तान के अवाम को और किसानों को खाद सस्ती दी, गैस सस्ती दी, अद्वियात सस्ती दी। जिस तरह का 2018 में हमने पाकिस्तान छोड़ा था, इमरान अहमद नियाज़ी ने तो बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान को छोड़ा है। और जुनेद, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से, आपके चैनल के वसातत से और मैं डॉक्टर साहबा की खिदमत में यही गुजारिश करना चाहूंगा कि हमने इस मुश्किल चैलेंज को कबूल किया है। उस वक्त कर लिया। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था अलीगौर साहब, उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। ये जो लचक दिखाई गई है नून लीग की तरफ से, 22 करोड़ अवाम, ये जो लचक दिखाई गई है इसके पीछे क्या मंतक है? ये जो ऑफर की गई है आपकी तरफ से, क्या ये पार्टी की पॉलिसी है और क्या इस बारे में गौर हो रहा है कि इंतखाबात फौरी हो सकते हैं? मेरा सवाल ये, आप इसका जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ता हूं। जी जी, पहली बात तो यह कि हमने इस चैलेंज को कबूल किया है। हम 1 साल के अंदर जितने हालात बेहतर कर सके इंशाअल्लाह ताला करेंगे। हमने अपनी सियासी पॉपुलैरिटी को दांव पर लगाकर मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कुर्बानी दी है और अपनी 1 साल की कारकर्दगी पाकिस्तान की अवाम के सामने रखेंगे और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के जरिए फैसलेंगे कि इन्होंने 4 साल में मुल्क का किस तरह से बेड़ा गर्क किया है और हमने 1 साल में मुल्क की किस तरह से खिदमत रहेगी। आपके सवाल का जवाब कि हम अक्टूबर में इलेक्शन नहीं, इलेक्शन वही होंगे जो पाकिस्तान के कानून और आइन में, और वो इलेक्शन जो है अगस्त 2023 में होंगे। उससे पहले इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और हम इन हालात को फेस करेंगे और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे। इन मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे जिसमें जिन हालात में कि इमरान अहमद नियाज़ी और उसके हवारियों ने करप्शन के जरिए पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा बिठाया, पाकिस्तान की मैं दोबारा आऊंगा, सारा जवाब अभी नहीं देना। हालात में बेहतरी अलीगौर साहब थोड़ा सा मौका दीजिए। जैगम खान साहब, आपके ख्याल में ये जिस तरह से हुकूमत डाल रही है कि वो पहले भी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं और आगे भी ये सोच समझ के हुकूमत के अंदर आए हैं, लेकिन जिस चीज में हाथ डाला जा रहा है उसको बिगड़ते हुए दिखाई दे रही है। 25 रुपए से ज्यादा इजाफा हो चुका है डॉलर की कीमत के अंदर, फ्यूल प्राइसेस, बिजली, हर एक चीज महंगी हो रही है। आपको लगता है अगर ये टेन्योर पूरा भी कर लें 1.5 साल का, चैलेंजेस पे काबू पाया जा सकेगा? देखिए जनाब साहब, ये खुशी से आए हैं या मजबूरी से आए हैं, ये हुकूमत में आए हैं और इस वक्त जो हमारे मसाइल हैं उसको हल करना इनकी जिम्मेदारी है। ये बात तो तय है, ये हुकूमत है और ये हमें अकाउंटेबल हैं। अब दूसरी बात क्या कि पाकिस्तान के जो इस वक्त माशी मसाइल हैं, आपने जिसकी तरफ इशारा किया, देखिए लॉन्ग व्यू है। लॉन्ग व्यू ये है
कि जिस माशी तबाही का ये जिक्र कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की अशराफिया ने 30 साल, कम अज़ कम 30 साल, वैसे तो पूरे 70 साल का अरसा बनता है, हमारी तमाम अशराफिया, वो तनख्वाहदार अशराफिया थी, वो मार्शल लॉ थे, वो जमहूरी हुकूमतें थी, इन्होंने जो पॉलिटिकल इकानमी बनाई उसके नतीजे में यहाँ तक पहुँचे हैं हम। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जिस इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में है उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है। उसकी वजह यह है कि हम IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल आए हैं। IMF से प्रोग्राम के बाहर निकलने का मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो डॉलर आने हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं चलता, उधार के डॉलर, वो बहुत कम हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं। किस सूरत हाल में सस्पेंड हुए हैं? ये जो जाने वाली हुकूमत थी उसके 10 साल के 2-3 आदाद शुमार देख लें, फैक्ट्स की अगेन बात थी, जैसे सेनेटर साहिबा ने कहा। देखिए, जो पहले 10 माह थे इस माशी साल के, यानी जुलाई से लेकर अप्रैल तक, उसमें पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट्स की, जो माल बेचा वो था $25 बिलियन का, जो इंपोर्ट्स की हमने माल खरीदा वो था $65 बिलियन का। सिर्फ 10 महीने में हमारा जो तिजारती खसारा था वो था $40 बिलियन का, तारीखी खसारा था। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी कुल मिला के कितने आए कितने गए, उसमें आप रेमिटेंसेस सब डाल दें तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था $13 बिलियन का। ये हमें फिल करना है, इसके लिए हमें बाहर से पैसे चाहिए जो नहीं आ रहे। दूसरी बात, हमारा हुकूमत का बजट का कितना खसारा है। ये वाला जो साल है जिसके 10 महीने PTI थी, बजट खसारा है हमारा 5000 अरब रुपए। ये भी एक तारीखी खसारा है। इस हालत में जब ना आपके पास रुपए हैं, रुपए आप उठा रहे हैं कमर्शियल बैंकों से 15% सूद पर। आपको मालूम है जब 15% सूद हो तो आपको मुझे बैंक से कार नहीं लेनी चाहिए, बैंक से घर का लोन नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ा शरह सूद है। उस शरह सूद पर अरबों रुपए हुकूमत जो है वो उठा रही है बैंकों से, और IMF ये कहता है कि आप वो पैसे दिखाएं जिन पैसों से आप महंगा पेट्रोल लेकर आप सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं। वो पैसे नहीं है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि ये मजीद खसारा बढ़ रहा है। जब डॉलर आने बंद हुए हैं, आपको पता है इस वक्त डॉलर जो है वो पिछली हुकूमत ही की पॉलिसी थी कि स्टेट बैंक आज़ाद है, रुपया फ्री फ्लोट कर रहा है, यानी रुपया उसी तरीके से बिक रहा है या डॉलर उसी तरीके से बिक रहा है, करेंसी उस तरीके से एक्सचेंज हो रही है जिस तरह कोई भी चीज होती है। जिस तरह आप मार्केट में जाके सोना खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, जब डॉलर कम होता है तो जाहिर है डॉलर का रेट चढ़ता है, रुपए लेकिन का रेट खान साहब गिरता है। कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पिछली हुकूमत ये कहती है कि जी हम तो चीजों को चला रहे थे, अगर IMF के साथ मुआहदे भी थे, इसके बावजूद ना लोड शेडिंग थी, ना इस तरह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही थी। इस हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से ये सारा खराबी पैदा हुई है। लेकिन हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत भी पिछली हुकूमत में मलबा डाल रही है। मसले का हल क्या है? अगर डॉलर नहीं आएंगे, IMF से कर्ज का सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर किस तरह से बजट पेश किया जाएगा, किस तरह से मुल्क का पहिया चलेगा? जुनैद साहब, मैंने तो आपको 10 महीने जो पिछले हुकूमत थे उसके फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स बता दिए हैं। वो तो खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव्स तो इन सियासी दोस्तों ने बताना है ना। इस क्राइसिस में तो हम मौजूद थे, और इस क्राइसिस में, ये क्राइसिस की वजह से बहुत बढ़ गया क्योंकि इमरान खान साहब ने सियासी मसलहत की खातिर IMF का प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया। IMF के साथ जो मुआहदा किया था कि वो ना सिर्फ जो पेट्रोल है, जो फ्यूल है, उसकी कास्ट रिकवर करेंगे, बल्कि उस पर टैक्स भी लेंगे। तो वो तो उन्होंने उस पर इतनी ह्यूज सब्सिडी देनी शुरू की जिसके नतीजे में प्रोग्राम सस्पेंड हो गया, और उस सस्पेंशन की वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ। इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी तो लाजमी तौर पर पिछली हुकूमत पर है, लेकिन कैसे ये हुकूमत फेयर करती है, इनको भी अकाउंटेबल हम बनाएंगे। इन्होंने इस पर, मेरा और बहुत से लोगों का जो एक एतराज है और इल्जाम है कि इन्होंने पहला 1 महीना अननेसेसरीली डिले था, उसने मजीद इस मईशत को नुकसान पहुंचाया है। डॉलर की प्राइसेस ऊपर गई हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बेयकीनी की वजह से स्टॉक मार्केट नीचे गई है। ये सारी चीज़ें, इसलिए दोनों को जिम्मेदारी तो बहरहाल लेनी होगी और इन मसाइल का हल भी तलाश करना होगा। नाज़रीन, इसी पे मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्या अब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कोई बैकडोर राब्ते जारी हैं? क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने यह दावा किया है कि लॉन्ग मार्च से पहले अयाज सादिक साहब से छुप के राब्ता हुआ था, असद कैसर साहब का, परवेज खटक साहब का, ताकि मामलात का कोई हल निकाला जा सके। तो अब भी ये सिलसिला जारी है?
देखिए जी, खुर्शीद शाह साहब जो कह रहे हैं वो उन्हीं को पता होगा, मुझे तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आपको पता है चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा है कि हमें बेसिकली हम इलेक्शंस पे बात करना चाहते हैं, पहले इलेक्शंस की डेट दें, उसके बाद कोई और बात होगी। सो बैकडोर राब्ते मुझे नहीं पता, सब लोगों के आपस में सलाह अलैक तो होती है, लेकिन मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। होमवर्क मुकम्मल हो चुका है, अगर आप लोगों का फौरी इंतखाबात का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाए तो आप लोगों के पास क्या हल है? अगर देखिए बात सुने, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अभी मैं आपके दूसरे ये जो एनालिस्ट हैं उनकी बात भी सुन रही थी, जब नून लीग गई थी तो दे हैड लेफ्ट $7 बिलियन, हम $22 बिलियन छोड़ के गए थे स्टेट बैंक में, और इन्होंने 5-6 हफ्ते में उसको फारिग कर दिया। जिस तरह की इन्होंने तबाहकुन लोड शेडिंग की है, यानी मुझे बताइए इनसे मैनेज नहीं हुआ। ये तो कहते हैं बड़े तजर्बाकार थे, इन्होंने अवाम को जिस गर्मी में, तपती गर्मी में 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ये जो हमारे जाली हुक्मरान हैं जिनको सिर्फ अपने बैरूनी दौरे और अपनी गाड़ियां और अपनी मराहत और अपने खाने, और आपको पता है टेलीविजन पे बात हो रही होती है, शहबाज शरीफ साहब हंस रहे होते हैं कि अब तो खाना भी नहीं खा सकते, लेकिन खाना ऑर्डर हो गया, इसके लिए कोई बिल दे दे। मतलब इन्होंने, यानी इनका ख्याल है कि ये इतने अमीर हैं कि वो खुद तो खा सकते हैं, मगर ये मुल्क इतना गरीब है, इसके लिए उनको जाके पैसे मांगने पड़ते हैं। मुझे ये बताइए ये अमीर हुए कहां से? आप मुझे बताइए कि वो जो लोहे के ढक्कनों का जो कारोबार होता था, गटर के ढक्कनों का, वो कहां से आया था? और ये जो इतने जद्दी पुश्ती अमीर बनते हैं, जो कहते हैं हमारी ना पाकिस्तान में जायदाद है ना बाहर है, ये तो कहते हैं हमारे पास तो इतने पैसे हैं, ये कहां से आए? लेकिन आपके ऊपर भी ये इल्जाम लगता है ना डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि जी आपने रिकॉर्ड कर्ज लिया, अपार्टमेंट में ये सारे 70 साल में जितना कर्ज लिया गया आपकी हुकूमत ने अकेले ही 20,000 अरब का कर्ज ले लिया। केपी हुकूमत, मेरी अर्ज सुन लीजिए, केपी हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि जी 70 सालों में 97 अरब रुपए का कर्ज था, और सिर्फ 9 साल जो आपकी हुकूमत रही है 883 अरब रुपए का कर्ज लिया गया है। तो ये सारा कुछ तो आपने भी कर्ज लेके, और ग्राउंड पे कहा जाता है कि जी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है, ना तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, ना आपने बिजली के कारखाने लगाए, ना कोई मोटरवे, ना कोई यूनिवर्सिटी अस्पताल बनाया। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अगर हमने कोई कारकर्दगी ना दिखाई होती तो केपी तो एक दफा से दूसरी दफा इलेक्ट नहीं करते अपने लोगों को, हर हुकूमत को वो, अगर वो काम ना करे। हमारी हुकूमत सेकंड टाइम इलेक्ट हुई और स्वीपिंग विक्ट्री हुई हमारी, और हमने जिस किस्म के पाकिस्तान में 50 साल के बाद 10 डैम्स के प्रोजेक्ट्स, जिनमें से के 3 डैम्स बड़े डैम है, बाशा डैम, मेमत डैम और आप मुझे बताइए कि जब से ये हुकूमत आई है, इन 50 दिनों में सवाए नैब के केसेस, FIA के केसेस खत्म करने में, सिविल ब्यूरोक्रेसी को लगाने में, अपनी प्री पोल रिगिंग में, इन्होंने जनरल मुजम्मिल जो थे वापडा के हेड, जिन्होंने इस तरह से डेवलप किया और ये डैम्स की जो पूरे प्रोजेक्ट्स को आगे लेके गए, और उनकी क्रेडिट रेटिंग वापडा की अच्छी थी तो उनको बाहर से लोन्स मिल रहे थे। अब इन्होंने कहा कि ये पैसे हमें दूसरे, क्योंकि सर्कुलर, अब मुझे बात कंप्लीट करने दें, सर्कुलर डेट में ये जिसको पैसे देते हैं वो इनके अपने IPPs हैं, और इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए उनको पेमेंट भी डॉलर में होनी है, और वो पेमेंट अगर उनका वो बिजली का कारखाना चले या ना चले उनको पैसे देने हैं। और वो किन लोगों के IPPs हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जो इनके साथ बैठे होते हैं आजकल वो बिजनेसमैन। तो अब ये चाहते हैं कि वापडा के डैम से पैसे निकाल के ये अपने लोगों को दें। उन्होंने रिजाइन किया, और अब आप देखें कि बिजली आपको नहीं मिल रही। आप बताइए, आपने बिजली की कीमत महंगी की, आप बिजली लोगों को नहीं दे रहे। और जहां तक रही केपी में, आप देखिए 22वां IMF प्रोग्राम था जिसमें PTI बात मुकम्मल कीजिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। 21 IMF प्रोग्राम, 21 IMF प्रोग्राम में ये जो हमारे इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, आधा नून लीग, आधा पीपल्स पार्टी और बाकी और बानमती का कुंबा, इन्होंने ठीक है, समझ आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अली गौर साहब, आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आप लोगों के पास तो तजुर्बा भी था, आप लोग ने लोड शेडिंग खत्म होने करने के दावे भी किए, फिर आते ही ये सारा का सारा निजाम कैसे बिगड़ गया? और फिर क्या आप लोगों की होमवर्क नहीं था? आते ही पहले आपने 6 दिन काम करने के अहकाम जारी किए वजीर आजम ने, उसके बाद अब 5 दिन के बाद जुम्मे को भी वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, और साथ में अब ये ताजिर बरादरी आपका बड़ा वोट बैंक है। अगर आप रात को 8 बजे दुकानें बंद करवाएंगे, मार्केटें बंद करवाएंगे, तो उसका आपको फिर कीमत चुकाना होगी इंतखाबात में। देखिए, बात यह है कि एक तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहिबा कम अज़ कम एक इंतहाई, मैं समझता हूँ कि काबिल एहतराम हैं हमारे लिए, हमारी कोलीग हैं,
लेकिन मीडिया पर बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए, फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। अंदाज़ा करें कि जो लोड शेडिंग 20-20 घंटे की थी जब 2013 में हमारी हुकूमत बनी थी, फिर हमने बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए और एनर्जी क्राइसिस को मतलब है कि काबू में लेकर आए, और उसके बाद जब हम गए तो लोड शेडिंग 0 पर करके गए थे। जब इनके ये कहते हमारे टाइम में लोड शेडिंग, ये इतने नालायक थे कि उन लगे हुए बिजली के कारखानों से बिजली पैदा नहीं कर सके, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पिछले 2-3 साल से लोड शेडिंग हो रही है, जब से इनकी हुकूमत आई है ये बेड़ा गर्क करके गए। हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया था और अब हम फिर लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। अब एक तो ये बात थी जुनेद कि ये एक आपको पता है कि सिस्टम है कि हर साल डिमांड इंक्रीज हो रही है। इनको चाहिए था जो भी गवर्नमेंट आती है उसने उसकी मेन जो था, जो वैक्यूम था वो तो हमने फिल कर दिया, लेकिन इन्हें चाहिए थे कि आगे बिजली पैदा करने के मजीद डिमांड के कारखाने वो इन्होंने नहीं लगाए, बल्कि ये हमें कहते थे कि आपने ज्यादा लगा दिए। लेकिन अब जब आपके सामने मार्केट है, मेरी गुजारिश सुन लेना इमरान गौर साहब, ये किस तरह से मैनेजेबल होगा? क्या ऑन बोर्ड लिया गया है ताजर बरादरी को? वो तो कहते हैं कि सारा दिन गर्मी होती है, लोग निकलते ही शाम में, फिर कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए वो कोई बात नहीं, वो जाहिर है कि अगर कोई फैसले हुए हैं तो ताजर बरादरी के साथ दोबारा रब्ता होकर इन चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, ये कोई इश्यूज नहीं है, ये मामला हल हो जाएगा। दूसरी मैं ये गुजारिश करूं कि ये इतने नालायक है, इन्होंने खुद तो कारखाना नहीं लगाया लेकिन लगे हुए कारखानों से भी बिजली नहीं दे सके। असल सूरत हाल ये नहीं बात करेंगी, असल वजह क्या थी कि जो मीशत का बेड़ा गर्क हुआ, IMF से तो हमने भी कर्जे लिए, हमने हजारों मेगावाट 14,000 मेगावाट बिजली मेन ग्रिड में शामिल की, हमने मोटरवेज बनाए, हम सी पैक जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए, हमने खादें किसानों को सस्ती दी, हमने बिजली और चीनी सस्ती दी, हमने घी और आटा सस्ता दिया। भाई आपने डाका डाला चीनी के ऊपर, आपने डाका डाला सुनामी ट्रीज के जरिए अरबों रुपए पाकिस्तान के हड़प किए, आपने कोरोना का फंड जो है वो अरबों रुपए हड़प किया, आपने BRT पिशावर में अरबों रुपए खाए, आपने रिंग रोड स्कैंडल में अरबों रुपए खाए, और वो इमरान खान और उसकी बाजियां और उसके हवारी अपनी जेबों में डालकर, मतलब ये एक नया करप्शन का तरीका इमरान अहमद न्याजी ने इख्तियार किया और अपनी करप्शन के जरिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये चाहता है कि जो मैं मुंह से बोलूं पाकिस्तान की जुडिशरी वही मनोअन फैसले कर दे। ये चाहता है कि मैं आइन और कानून तोड़ूं तो मुझे कोई पकड़ने वाला ना हो। बगैर बिजली दिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो अब इन चीजों को तो आपकी जिम्मेदारी है देखना कि ये सारी किस तरह से पेमेंट्स हो रही हैं। आवाम को तो बिजली नहीं मिल रही। देखिए बिल्कुल वाकई अवाम को मसाइल हैं, लेकिन आपको पता है कि कल जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और मरियम औरंगजेब साहिबा ने मीडिया के साथ टॉक की है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि कितना हमारा है, हमने अभी आज से ही 2-3 घंटे का फर्क पड़ गया है, और ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उस पर काबू भी पा लेंगे। जाहिर है डिमांड ज्यादा है, लेकिन इसमें 3-4 हज़ार तो वो कमी है जो कि हमें उसके लिए ऑल्टरनेट जो मतलब है कि अंडर प्रोसेस थे बिजली के पैदा करने के जो कारखाने थे, इन्होंने 4 साल उन पर काम नहीं किया, अब हमने उन पर आकर स्टार्ट करवाया, इंशाल्लाह उनको कंप्लीट करके लोड शेडिंग फिर 0 हो जाए। चलें देख लेते हैं, दावे तो लेकिन बहुत हुए, लेकिन का मकसद है कब होगा, कि 4 साल इसका रिलीफ कब मिल सकेगा? नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में ये जो 8 बजे मार्केटें बंद करने की तजवीज़ है काबिल अमल है, और जो ताजरों का मौक़िफ़ है कि लोग तो निकलते ही शाम में हैं, तो फिर आपको लगता है कि यही हल आप बेहतर है लोड शेडिंग के जिन पे काबू पाने के लिए, या कोई और रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए था? देखिए जुनैद साहब, इस वक्त हम बहुत बड़े क्राइसिस में हैं और ये क्राइसिस हमसे रिक्वायर करता है कि हम सख्त एक्शंस लें, ऐसे एक्शंस लें कि जिसकी वजह से हम इस वक्त बहरान से निकलें। आपको मालूम है इस वक्त अगर IMF से हमारी डील हो भी गई तो वो अगस्त तक हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, और सिर्फ डील भी मंजूर जो है वो 15 जुलाई से पहले नहीं होगी। जब जो IMF का जो गवर्निंग बोर्ड है वो जब उसकी मीटिंग होगी तो वो मंजूर करेगा पाकिस्तान के प्रोग्राम को बहाल करने के लिए। तो ये 2 महीने बहुत ही सख्त हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। इस वक्त बैंक हमारी LCs खोलने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए। पेट्रोल महंगा हो गया है, उसका जो बजट है, जो उसकी कास्ट है वो भी डबल हो गई है। ऐसी सूरत में जब डॉलर नहीं है, जितना डॉलर पे दबाव आएगा उतना ही आपका रुपया गिरेगा। तो इस वक्त आपको एक डॉलर बचाने की जरूरत है। बिजली का मामला अपनी जगह है,
जो ताजर भाई हैं वो बहुत ही हमें प्यारे हैं, लेकिन ये सोचिए कि वो पाकिस्तान को देते क्या है। पाकिस्तान की चौथाई इकानमी उनके हाथ में है और वो टके का इनकम टैक्स नहीं देते हैं, बल्कि सेल्स टैक्स भी देने को तैयार नहीं होते हैं। इकानमी में जो पाकिस्तान में जो इस वक्त क्राइसिस है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो आपका जीडीपी रेशो है, आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो है, वो बामुश्किल नए हिसाब में सिर्फ 9% बनता है। भारत का 17% है। हम इंतहाई कम टैक्स जमा करते हैं। तो ये सारों को टैक्स नेट में लाना ये कितना जरूरी है और ये कितना जंगी बुनियादों पे होना चाहिए? जी, इंतहाई जंगी बुनियादों पर। मैंने आपसे अर्ज किया, इस वक्त आपकी हुकूमत का इस साल 5,000 अरब रुपए का बजट का खसारा है। ये खसारा कहां से आएगा? ये उधार से पूरा होगा। ये बैंकों से, पाकिस्तानी बैंकों से लोन लिया जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि बैंकों के पास वो पैसे नहीं बचते कि जो वो कारोबारों को उधार दें और उसके नतीजे में कारोबार चलें। या आप बैरून मुल्क से पैसे मांगेंगे, ये उधार चढ़ाएंगे। इसका वाहिद हल ये है कि आप इस गैप को मैक्सिमम फिल करें। जो टैक्स जो सेक्टर्स नहीं दे रहे उनसे लें। कुछ लोगों को तो आपने ओवरबर्डन किया हुआ है। लेजिटिमेट बिजनेस जो है, कारपोरेट सेक्टर, उसको बुरी तरह से ओवरबर्डन किया हुआ है। तनख्वाहदार को तो आपने ओवरबर्डन किया हुआ है, लेकिन आधी इकानमी को आपने छोड़ा हुआ है। जैसे आपका ये ट्रेड सेक्टर है, सर्विस सेक्टर और ट्रेड सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर, जो बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं, बहुत ही जरूरी है। आप ये भी ज़हन में रखिए, जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने टैक्स को डबल किया था, 2,000 अरब रुपए से 4,000 अरब रुपए तक ले गए थे। ये हुकूमत वादे के बावजूद, इमरान खान ने वादा किया था कि 8,000 अरब पर लेकर जाएंगे, लेकिन वो नहीं लेकर गए। इस बात के बावजूद कि रुपया जो है वो 60-70% नीचे गिर चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। उसको भी अगर फैक्टर इन करें तो बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे ख्याल है दुकानों को बंद बिल्कुल जल्दी होना चाहिए। वैसे भी दुनिया भर में दुकानें जल्दी बंद होती है, वेस्ट में भी दुकानें जल्दी बंद होती है। ये हमारे यहाँ ही है, जिससे हमारी वर्किंग हैबिट्स भी खराब हो रही हैं कि दोपहर को दुकानें खुलती है, दोपहर को लोग जागते हैं, आधी रात को जाके सोते हैं, दिन में काम नहीं करते। तो ये पूरा हमें इसको सोचने की जरूरत है। मेरे ख्याल में दुकानदारों का कोई हक नहीं कि वो इसको रेजिस्ट करें। डॉक्टर साहब, अगर जो हालात दिखाई दे रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब भी यही कहते हैं कि ये मुल्क केयर टेकर गवर्नमेंट के लाए जाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तो तहरीक इंसाफ के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, इक़्तिदार में आना, सियासत करना, या फिर इस मुल्क की बका और इसका कायम रहना, इसकी सलामती? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, नंबर्स को एक तरह से रिप्रेजेंट करना या दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करना तो बहुत आसान है, लेकिन हकीकत ये है कि जो ये कह रहे हैं 6,000 तो हमने कर दिया था टैक्स कलेक्शन। अगर पिछली हुकूमत ने 4,000 अरब किया था तो हमने 6,000 अरब किया था। दूसरी बात ये कि आप ये बताइए कि जिस तरह से एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई, 36 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट्स हो गई, हमने एग्रीकल्चरल ग्रोथ आपकी इंक्रीज की, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया होगा डॉक्टर साहबा, लेकिन इस वक्त खजाना खाली है, अगली किस्त नहीं मिलेगी जब तक इस हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी नहीं होती। देखिए बात सुने, 22 अरब पे हम खजाना छोड़ के गए थे, इनको 60 दिन हो गए हैं। आप जैगम साहब फरमा रहे हैं कि एक डॉलर बचाना चाहिए। आप पूछिए हुकूमत का, इस वक्त जो लोग हुकूमत में आए हैं, हर बंदा फॉरेन ट्रिप्स पे गया हुआ है। हर बंदे ने एक मिनिस्टर के बजाय यहाँ 3 मिनिस्टर हैं, एक मुल्क से बाहर और 2 मुल्क के अंदर, एक स्टेट मिनिस्टर, एक फुल मिनिस्टर। और मराआत और खानों की रेल पेल और जिस तरह से इस कौम के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। आपने देखा कि जो 2 ट्रिप शहबाज शरीफ साहब टर्की गए तो उनकी फैमिली रियूनियन हुई, वहां से सलमान शहबाज जो लंदन में मफरूर हुए थे वो भी आ गए, जो कोर्ट्स में यहाँ पर मतलूब हैं वो वहां आ गए फैमिली रियूनियन के लिए और बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए, जो ये टर्की तिजारत बढ़ाने के लिए और एड की सिलसिले में गए ना, मुल्क के लिए कौन सी तिजारत जी? अरे ये जाती तिजारत। और अभी आप देखिए कि अभी जिस तरह से ब्लास्फेमी हुई है, नाउजुबिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हिंदुस्तान में बीजेपी की लीडर ने जो फजूल बातें की है, उसके हवाले से हमारी इतनी इंसिपिड सी उसकी आई है, क्योंकि हम तो उनके शराकतदार है ना इस वक्त। हमारी जो हुकूमत है, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था? हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। गुजारिश सुनिए, हिंदुस्तान के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने वहां पर अपने ट्रेड मिनिस्टर बिठाए हैं। आप मुझे बताइए, एक मुल्क जो मुसलमानों को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक इंतहाई जालिमाना लॉ है जो वहां पे है, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो इंडिया में आया जिनके तहत
मुसलमानों को वो जूदो कोप कर रहे हैं। ठीक है। खा वो मुसलमान कश्मीरी हो, खा वो मुसलमान या हिंदू, आप बात मुकम्मल कीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है डॉक्टर साहब। जेनोसाइड, मेरी बात सो मकसद ये है कि हमारी हुकूमत तो इंपोर्टेड हुकूमत, जो इनके आका कहते हैं। आप मुझे बताइए, इतनी ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। ये तो सारे हम क्यों सवाल हम रशिया सामने से रखेंगे। ऑयल अली गौहर लेते? साहब के एक ब्रेक लेते हैं, 30% ब्रेक आपको गुफ्तगू के सिलसिले को नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं इसे। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली गौहर साहब, ऐसे वक्त में जब खजाना खाली है, एक एक डॉलर बचाए जाने की ज़रूरत है, आप लोग तरक्याती फंड के नाम पे ज़िमनी इंतखाबात के लिए अरबों रुपया दे रहे हैं। आप लोग मौमनीन खुसूसी पहले 4 थे वज़ीर आज़म के, उसमें 4 का मज़ीद इजाफा कर दिया गया, और दिफाई बजट जिसके अंदर इजाफा आपने कर दिया गया, 81 अरब रुपया वहाँ चला गया। गैर मुल्की दौरे भी हो रहे हैं, तो फिर ऐसे में किस तरह से मुल्क चलेगा? देखें, जो जहाँ तक तरक्याती कामों का है ताल्लुक, तो तरक्याती काम तो मतलब है कि डेफिनेटली पाकिस्तान में होने चाहिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें तो इस बात पे फ़ख्र है कि हम सी पैक जैसा प्रोजेक्ट लाए, वो भी तरक्याती काम था। हमने उन दूर दराज इलाकों में गैस दी पूरे मुल्क के अंदर, जहाँ पर लोग तरसते थे कि उनका चूल्हा नहीं जलता। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म कहते हैं तेल गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे में तरक्याती काम जरूरी है या मुल्क का पहिया चलना? देखिए, तरक्की का तसलसल तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, और तरक्कीयाती कामों का तसलसल मतलब है कि इन्होंने जिस तरह से पूरे 4 साल में किया, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना कर गए थे जुनेद, इन्होंने तो उसके खड्डों में उनको तब्दील कर दिया। ये तो इन्होंने जो हमने प्रोजेक्ट्स किए थे, मां सवाए उन्हीं पर तख्तियां लगाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि जो उन रोड्स की रिपेयरिंग का काम था, ये 4 साल में वो नहीं कर सके। मां सवाए टॉक शोज में आकर झूठ बोल के इनसे जितनी मर्जी बातें करा। इनसे पूछे कि हमारे टाइम में बिजली किस रेट पे मिलती रही, हमारे टाइम में जिम्मेदार को खाद किस रेट पे मिलती रखे हैं, और ये भी खबरें हैं कि आपकी अपनी लीडरशिप उस पे नाराज है मौमनीन खुसूसी के इजाफे पे। कतई तौर पर नहीं। देखें, ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें तमाम बड़ी जमातें शामिल हैं, और जाहिर है आज भी अगर देख ले तो जो इनकी हुकूमत थी उसमें उसकी जो काबीना थी, आज भी आप इसको चेक कर ले, मैं इनको चैलेंज करता हूं, इनकी काबीना ज्यादा बड़ी थी हमारी काबीना से। अगरचे हमारे साथ एक बहुत बड़ी तादाद जो है इत्तेहादी, चूंकि इन्होंने तो मैंडेट चुरा लिया था, और मैंडेट चुरा कर खुद MNAs MPAs अपने जितवा लिए थे। रात की तारीकी में शब खून मारा था इन्होंने 22 करोड़ अवाम के ऊपर। और उसके बाद सबसे जुल्म की बात यह है कि इस मुल्क की तबाही हालात की वजह से नहीं हुई, इस मुल्क की तबाही इनकी करप्शन की वजह से हुई है। इस मुल्क की तबाही जो इन्होंने कमीशन खाए और अद्वियात का रेट बढ़ाया था, इस वजह से मुल्क की मईशत जाते जो इन्होंने बाहर से कर्जे लिए जुनेद, बाहर से कर्जे लेकर उनको खा गए, उनको मुल्क पर नहीं लगाया, एक ईंट नहीं लगाई, आपको और वो हड़प कर गए सारे के सारे कर्जे। अगर इस मुल्क पर वो कर्जे लगाए होते तो नजर आते कि यहाँ पर बिजली के कारखाने लगते। ना इन्होंने तो सी पैक जैसा, जिसने जिस प्रोजेक्ट में बदली, वो प्रोजेक्ट भी इन्होंने बंद कर दिया था। मकसद ये है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले आप फिर अपनी सियासत की दुकान चिमकाना चाहते हैं। मौका दीजिएगा जैगम साहब, आपको लगता है कि तरजीहात ठीक है हुकूमत की? जी जनाब साहब। जी आखिरी 30 सेकंड है। जी फरमाइएगा, मैं आपका सवाल नहीं मैंने कहा तरजीहात ठीक है या फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए इस हुकूमत को? जी, फौरी इंतखाब तो इस वक्त हल नहीं है। इस वक्त हमें बहरान से निकलना है, और इस बहरान से ये सबसे बड़ी बात है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक तरह का क्रिएट हो गया है। इससे निकलने के बाद जो है फिर इंतखाबात का सोचना चाहिए। इस वक्त सबको मिलकर बैठकर इस बहरान से निकलने पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, बहुत तमाम मेहमानों के आमद का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।